संबंध। तो बच्चों केंद्र और राज्य के बीच संबंध या केंद्र और राज्य के बीच तनाव आए तो आंसर एक ही रहता है, क्योंकि दोनों संबंध में हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा खींचातानी पाई जाती है और केंद्र और राज्य के बीच में संबंध होते हैं वो तनावपूर्ण पाए गए हैं। चलिए उससे हम बात करते हैं कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध क्या है। उससे पहले हम इनकी शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो बच्चों ये अनुसूची क्या होती है? भारतीय संविधान में जब संविधान लिखा गया था उस टाइम 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 12 अनुसूचियाँ में से जो 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत केंद्र व राज्य के बीच में जो देश की शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। कार्यकारी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों की शक्तियों के साथ से अस्तित्व में है, यानी जितनी भी दोनों को कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं उसके अंदर दोनों में भाईचारा बनाने वाली बात की। और भारतीय संविधान केंद्र और राज्य के बीच में भाईचारे जैसा पाठ पढ़ाने का मौका देता है। केंद्र और राज्य की शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, यानी भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ तो 12 है और 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जो शक्तियाँ बांटी गई है उनमें 3 सूचियाँ हैं, वो अनुसूचित ये सूचियाँ यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में 97 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं, यानी यहाँ पर जो देश का काम है, बड़े बड़े जो 97 काम है वो केंद्र सरकार को दिए गए संविधान ने, और जबकि जो छोटे काम है वो राज्य को दिए गए हैं। फिर भी इन सूचियों के साथ कुछ शर्तें भी शामिल है। इसके साथ समवर्ती सूची में 52 विषय, यानी जो काम ना तो राज्य को दिए गए ना केंद्र को, कुछ ऐसा काम जो नया काम या कोई नया विषय निकल आता है तो उसको केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अधिकतर कानून केंद्र सरकार बनाती है। लेकिन इसकी 3 शर्तें दी गई हैं। पहला, यदि समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्यों के कानूनों में विवाद हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो समवर्ती सूची में 52 विषय, अगर इन 52 विषयों में अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई मतभेद हो जाता है कि राज्य चाहता है कि मैं कानून बनाऊँ, केंद्र चाहता है मैं कानून बनाऊँ, लेकिन उन दोनों के कानूनों में सबसे पहले केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है। दूसरा है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 से ये निर्णय करती है कि यदि कोई विषय राज्य सूची में से राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पर संसद कानून बनाती है। इसका मतलब ये है कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से निर्णय करती है और अगर कोई ऐसा कानून है जो राज्य के महत्व के लिए है, यानी देश के संबंध बनाने के लिए, राज्य से दूसरे देशों के संबंध बनाने के लिए, तो ऐसे महत्व पर का जो कानून है वो राज्य सूची वाला कानून केंद्र सरकार बना सकती है। नेक्स्ट है, यदि देश में आपातकाल लगाया हो तो संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। जी, देश में अगर आपातकाल लग गया, आपातकाल होता क्या है? आपातकाल जो है देश के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं आपातकालीन। पहला है 352, 356 और 307, यानी आपातकाल लगने के बाद वहाँ की राज्य सरकार भंग हो जाती है, इसलिए वहाँ पर राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सीधा केंद्र को जाता है। तो यहाँ पर अगर आपातकाल लगाया गया है तो आपातकाल में राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है, लेकिन वो कानून जब तक मान्य होगा, जब आपातकाल खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद वो भी कानून समाप्त हो जाएगा। तो ये 3 शर्तें थी। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध। तो पहला विधायी संबंध में बात करेंगे आपातकाल की घोषणा होने पर। तो विधायी क्या है? वो साधारण कानून के संबंध में। तो देखिए, आपातकाल की घोषणा होने पर यानी केंद्र व राज्य के बीच संबंधों को 3 वर्ग में बांटा। एक तो विधायी में, एक वित्तीय संबंध में और एक प्रशासनिक। अब पहले हम विधायी को क्लियर करेंगे। 3-4 हेडिंग। पहला, आपातकाल की घोषणा होने पर, यानी आपातकाल जो होता है विधायी संबंध है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करे तो केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान संघीय है परंतु केंद्र अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब ये बोला गया है कि आपातकाल यानी राज्य सूची पर राज्य सरकार है, जब केंद्र सरकार आपातकाल लगा देगी तो उस राज्य की राज्य सरकार भंग हो जाएगी। उस राज्य की राज्य सरकार भंग होने के बाद जब कोई राज्य सरकार ही नहीं होगी तो वहाँ पर कानून कौन बनाएगा? वो कानून बनाएगी केंद्र सरकार, क्योंकि राज्य पर अब शासन किसका है? केंद्र का। तो यहाँ पर जो राज्य और केंद्र है दोनों के बीच विवाद पाए गए और यहाँ पर दिखने में तो भारत एक संघ है, लेकिन जो काम है वो एकात्मक के हैं। तो नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
अनुच्छेद 353 में अनुसार केंद्र सरकार द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो देखो, अगर केंद्र सरकार को किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करना है तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। तो राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार कानून बनाएगी। नेक्स्ट है अविशिष्ट विषय। केंद्र के पास संघ सूची और राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि कोई नया विषय निकल आता है तो इस विषय को अविशिष्ट विषय कहते हैं। यानी वो विषय या ऐसा काम जो ना तो संघ सूची पे, ना राज्य पे, ना संवर्ती पे, तो नया विषय आ गया, वो अविशिष्ट विषय होता है और इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्राप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केंद्र व राज्य के बीच में जो तनाव पाया जाता है और यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली है। तो ये हमारे विधायी शक्ति थी। अब बात करेंगे हम केंद्र व राज्य के वित्तीय संबंध के बारे में। नहीं, फाइनेंशियल। आयकर का बड़ा भाग राज्य को, यानी आयकर केवल केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाता है, परंतु आय का एक निश्चित भाग विभिन्न राज्यों पे बांट दिया जाता है। आयकर का वितरण वित्त आयोग की सिफारिश से किया जाता है। तो आयकर का बड़ा भाग राज्य को। अब देखिए बच्चों कि हर मनुष्य प्रत्येक राज्य का निवासी है और वो राज्य की सरकार के द्वारा सारी फैसिलिटी भी लेता है। बिजली पानी सब राज्य के द्वारा दिया जाता है उसे। लेकिन जब वो कमाता है उसका एक निश्चित, अगर वो आयकर में अगर आता है, इनकम टैक्स में, तो वो जिस राज्य में रहता है उसे अपने जो आयकर है, यानी अपने आय का जो टैक्स है वो राज्य सरकार को न देकर उसको केंद्र सरकार को देना होता है। उसे रहता राज्य में लेकिन देता केंद्र को है। तो जो केंद्र सरकार आयकर इकट्ठा करती है उसका एक भाग जो होता है ना वो राज्यों में बांट देती है। लेकिन वो आयकर पूरा का पूरा राज्य को वैसे वास्तव में मिलना चाहिए, लेकिन उसका कुछ भाग राज्य को दे देती है। इसलिए दोनों के राज्यों में और केंद्र में दोनों में क्या है, विवाद बनाता है। फिर पटसन जूट निर्यात कर। आपको पता है कि पटसन जो होता है वो किसी राज्य के किसान, जो राज्य है, आप देखें उत्तर प्रदेश के जो किसान है वो पटसन या जूट का वो करते हैं, फसल उगाते हैं। तो उस फसल के जो निर्यात होगा उसका टैक्स जो है केंद्र सरकार वसूल करती है। बल्कि सिंचाई, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब राज्य सरकार देती है, मुहैया कराती है। अगर फसल बर्बाद होती है तो राज्य सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है, लेकिन उन्हें टैक्स यानी पटसन निर्यात कर जो है वो केंद्र सरकार को देना होता है। अब ये बताइए कि दोनों राज्य और केंद्र में जो विवाद है वो बन रहा है, यानी दोनों के संबंध अच्छे नहीं है। नेक्स्ट आर्थिक अनुदान, यानी केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान प्रदान करती है। यानी राज्य सरकारों को आर्थिक अनुदान के लिए किस पास से रहना पड़ता है, केंद्र सरकार को। तो इसलिए केंद्र व राज्य के बीच में संबंध है वो तनावपूर्ण पाए जाते हैं। अब बात करेंगे केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध। अभी हमने पढ़ा विधायी और वित्तीय। तो पहला राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति। तो आपको पता है कि एक राज्यपाल जो होता है राज्य का मुखिया होता है, यानी राज्य की सूची पर जितने भी कानून बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री या विधानसभा में कोई कानून बनेंगे उस पर राज्यपाल स्वीकृत करता है। लेकिन वास्तव में उस राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया होता है, तो उस राज्यपाल की नियुक्ति भी राज्य द्वारा होनी चाहिए। लेकिन इस राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो केंद्र के द्वारा वो नियुक्त करता है बिना चुनाव के, निर्विरोध। तो इसलिए वो राज्यपाल राज्य का प्रमुख तो होता है, राज्य का कहते नहीं है सगा ना होकर वो केंद्र का है, यानी राज्य की सारी गतिविधियों को केंद्र सरकार को वो करता है और केंद्र सरकार के आदेशों को मानकर राज्य की गतिविधियों पर अपने हस्ताक्षर करता है। इसलिए राज्यपाल केंद्र के रूप में, इसलिए राज्यपाल सारे केंद्र के जो आदेशों का पालन करता है और राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट है केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। जी, केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वे राज्यों की अपनी प्रशासनिक शक्तियों का विशेष रूप से प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे केंद्र व राज्य के बीच में संबंध बनता है। अगर केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार को किसी भी बात पर निर्देश देकर उसे आगाह कर सकती है और राज्य सरकारों को केंद्र का आदेश मानना जरूरी होता है। नेक्स्ट है जल विवाद। एक से अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, जिससे केंद्र सरकार और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है, जिससे केंद्र व राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। तो बच्चों ये था केंद्र व राज्य के बीच में संबंध या तनाव। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स
करें।